आप रोज सोशल मीडिया खोलते हैं। हर दूसरे वीडियो में व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा दिखाई देता है। हर तीसरे पोस्ट में क्रांति का आह्वान होता है। लाखों लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बस अब बहुत हुआ, देश बदलना है, सिस्टम उखाड़ फेंकना है। फिर एक दिन उन सबको मौका मिलता है, मोबाइल स्क्रीन से निकलकर सड़क पर आने का मौका, अपनी नाराजगी को भीड़ में बदलने का मौका, अपने गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलने का मौका। लेकिन जब वह दिन आता है तो सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर बाकी लोग कहाँ गए? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वह सोशल मीडिया युग की राजनीति का एक बड़ा परीक्षण था। एक ऐसा परीक्षण जिसमें भीड़ से ज्यादा दावे खड़े थे, नारों से ज्यादा उम्मीदें थी और समर्थकों से ज्यादा फॉलोअर्स थे। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज के विश्लेषण में कॉकरोच जनता पार्टी के किंतु परंतु पे बात होगी। कहा गया है कि यह व्यवस्था के खिलाफ जनता का उभार है। कहा गया कि यह नई राजनीति का जन्म है। कहा गया कि देश की युवा पीढ़ी अब पुराने राजनीतिक दलों से आगे निकल चुकी है। लेकिन जब कैमरे जंतर मंतर पर पहुंचे तो सबसे बड़ा सवाल भी वहीं खड़ा दिखाई दिया। क्या सोशल मीडिया का शोर वास्तव में जनता की आवाज बुलंद कर पाया, या फिर हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां डिजिटल लोकप्रियता को जनाधार समझने की गलती बार बार दोहराई जा रही है? दोस्तों, किसी भी विषय को समझने से पहले उसके शोर से बाहर निकलना जरूरी होता है और इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें जंतर मंतर से थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जो आंदोलन और राजनीति के बीच मौजूद है। क्योंकि आंदोलन और राजनीति देखने में भले जुड़वा भाई लगते हों, लेकिन दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। आंदोलन असंतोष से पैदा होता है, राजनीति समाधान के दावे करती है। आंदोलन सवाल पूछता है, राजनीति जवाब देने की जिम्मेदारी उठाती है। आंदोलन लोगों को एक मुद्दे पर जोड़ता है, राजनीति लोगों को अनेक मुद्दों पर साथ लेके चलती है। यही कारण है कि हर बड़ा आंदोलन राजनीतिक दल नहीं बन पाता और हर राजनीतिक दल किसी आंदोलन से पैदा नहीं होता है। भारत का इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी लोगों ने उसे सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं माना था। देश भर में लाखों लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े थे। लेकिन अन्ना आंदोलन सफल क्यों हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि वहां भीड़ इकट्ठी थी? नहीं, उसकी सफलता का कारण भीड़ नहीं, भरोसा था। अन्ना हजारे दशकों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी छोड़कर आरटीआई और करप्शन विरोधी अभियानों में अपनी पहचान बनाई थी। किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, कुमार विश्वास, बाबा रामदेव और कई अन्य चेहरे पहले से सार्वजनिक विश्वसनीयता रखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस आंदोलन का मुद्दा साफ था। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था। हालांकि खुद वो भ्रष्टाचारी हो गए, अलग की बात है। लोगों को लगता था कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद एक समस्या कोई आवाज दे रहा है। इसलिए लोग केवल वीडियो नहीं देख रहे थे, वे घरों से निकलकर मैदान तक पहुंच रहे थे, इंडिया गेट पहुंच रहे थे, हर जगह आंदोलन हो रहा था। लेकिन इतिहास का दूसरा पक्ष भी है। दुनिया में ऐसे सैकड़ों आंदोलन हुए जिन्होंने शुरुआत से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की, कुछ महीनों तक मीडिया में छाए रहे, सोशल मीडिया में ट्रेंड करते रहे, लेकिन फिर गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गंभीर भूल कर दी होगी। उन्होंने दर्शकों को समर्थक समझ लिया, समर्थकों को कार्यकर्ता समझ लिया और कार्यकर्ताओं को मतदाता मान लिया। जबकि लोकतंत्र इन तीनों को अलग अलग श्रेणियों में रखता है। YouTube पर वीडियो देखना आसान है, फेसबुक पर पोस्ट शेयर करना और भी आसान है, इंस्टाग्राम पर रील पसंद करना भी आसान है। लेकिन किसी आंदोलन के लिए समय निकालना, किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना और अंततः मतदान के समय उसके पक्ष में खड़ा होना बिल्कुल अलग बात है। यही सोशल मीडिया के सबसे बड़ी सीमा सामने आ जाती है।
वह भावनाएं पैदा कर सकता है, वह नाराजगी को बढ़ा सकता है, वह बहस खड़ी कर सकता है, लेकिन वह अपने आप संगठन नहीं बन सकता है। संगठन जमीन पर बनते हैं, गांवों में बनते हैं, मोहल्लों में बनते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर बनते हैं, जैसा कि आरएसएस को भी हम लोगों ने देखा है या देख रहे हैं उनके कार्यपद्धति को। और यही काम सबसे कठिन होता है। जंतर मंतर का प्रदर्शन इसी कठिनाई की याद दिलाता है। 2 करोड़ फॉलोअर्स का दावा सुनने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन राजनीति में फॉलोअर्स नहीं गिने जाते। राजनीति में कार्यकर्ता, बूथ वर्कर गिने जाते हैं। राजनीति में बूथ गिने जाते हैं। राजनीति में मतदान केंद्र गिने जाते हैं। राजनीति में वह व्यक्ति गिना जाता है जो धूप में खड़ा होकर आपके लिए वोट मांगता है, अनशन पर बैठता है। यही वजह है कि डिजिटल दुनिया के अनेक सितारे चुनावी राजनीति में आते ही जमीन के सच्चाई से टकरा जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाला समर्थन अक्सर वास्तविक समर्थन नहीं होता है। बॉलीवुड के कलाकारों के साथ भी कई बार ऐसा होता हम लोगों ने देखा है। साउथ इंडिया कलाकार को छोड़ के बात कर रहे हैं, और यही बात आज फिर दिखाई दी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और रोचक पक्ष है। कई समर्थकों को उम्मीद थी कि सरकार या पुलिस कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे आंदोलन को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाएगी। इतिहास बताता है कि कई आंदोलनों को सत्ता के विरोध से ताकत मिली है। जब किसी आंदोलन को दबाया जाता है तो कभी कभी उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। बाबा रामदेव को और अरविंद केजरीवाल को भी कई बार दबाने की कोशिश हुई थी। मैं भी उस आंदोलन का दौर का गवाह हूँ। लेकिन आंदोलन और उग्र हो गया, सड़क पर जनता निकल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शन की अनुमति मिली, मंच मिला, माइक मिला, अपनी बात रखने का अवसर भी मिला। और जब संघर्ष का नैरेटिव ही नहीं मिलता, तब किसी भी आंदोलन को अपनी वास्तविक ताकत स्वयं दिखानी पड़ती है। यही असली परीक्षा भी होती है। इसी मंच पर सोनम वांगचुक भी दिखाई दी हैं कल जंतर मंतर पे। सोनम वांगचुक एक सम्मानित नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा, पर्यावरण, लद्दाख के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें देशव्यापी पहचान दिलाई है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प प्रश्न उठता है, क्या समाज सुधार और राजनीति हमेशा एक ही रास्ते पे चलते हैं? भारतीय समाज अक्सर अपने सामाजिक नायकों को राजनीतिक खेमों से दूर देखना पसंद करता है। लोग उन्हें नैतिक आवाज़ के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्ना हजारे के साथ भी यही हुआ। लेकिन जब वही चेहरे किसी राजनीतिक प्रयोग के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो समर्थन और संशय दोनों साथ साथ पैदा होते हैं। यही चुनौती सोनम वांगचुक जैसे लोगों के सामने भी रहती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह एक नए राजनीतिक विकल्प का जन्म है? हो सकता है। लोकतंत्र में कोई संभावना कभी पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती है। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां छोटे समूह बड़ी ताकत बनकर भी उभरते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ गुस्सा पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए दृष्टि चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, नीति चाहिए, संगठन चाहिए, विचारधारा चाहिए, और सबसे बढ़कर समय चाहिए। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सोशल मीडिया ने राजनीति को भी तत्काल परिणामों की आदत डाल दी है। लोग एक वायरल वीडियो देखते हैं और अगले दिन क्रांति की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन राजनीति की गति इंटरनेट की गति नहीं होती है। इंटरनेट की गति से राजनीति पॉलिटिक्स नहीं चलता है। पॉलिटिक्स पेड़ की तरह बढ़ती है, धीरे धीरे जड़ें जमा कर, सालों की मेहनत से। यही कारण है कि किसी भी नए राजनीतिक प्रयोग का मूल्यांकन उसके पहले प्रदर्शन से नहीं, उसकी दीर्घकालिक क्षमता से किया जाना चाहिए। जंतर मंतर का यह आयोजन सफल था या असफल, इसका अंतिम फैसला तो इतिहास करेगा। लेकिन इसने हमें एक महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सबक ज़रूर दे दिया है। सोशल मीडिया जन भावनाओं का आईना हो सकता है, लेकिन वह जनाधार का प्रमाण पत्र नहीं है। फॉलोअर्स, अगर फॉलोअर्स की बात करें कि जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स राजनीतिक पूंजी नहीं होते।
वायरलिटी जन समर्थन नहीं होती और डिजिटल लोकप्रियता लोकतांत्रिक वैधता का विकल्प नहीं बन सकती। लोकतंत्र में आखिरी फैसला न तो एल्गोरिदम करते हैं, न ट्रेंडिंग हैशटैग, आखिरी फैसला वह आम नागरिक करता है जो चुनाव के दिन मतदान केंद्र तक जाता है। इसलिए जंतर मंतर की कहानी केवल एक प्रदर्शन की कहानी नहीं है या उस भ्रम की कहानी है जिसमें हम बार बार सोशल मीडिया के शोर को जनता की आवाज़ समझ बैठते हैं। और राजनीति हमें बार बार याद दिलाती है कि जनता स्क्रीन पर नहीं, जमीन पर रहती है और जमीन की राजनीति आज भी मोबाइल के नेटवर्क से नहीं, लोगों के भरोसे से चलती है। कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता की पात्रता भी हंसाने वाली है। मसलन उसकी सदस्यता के लिए बेरोजगार होना अनिवार्य है। यह ठीक है कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन वैसी बेबसियां भी नहीं है जैसा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या 1.5 दशक पहले कुछ अरब देशों में वक्ती तौर पर पसरी थी। भारत में यूक्रेन जैसी स्थिति भी नहीं है कि विदेश से संचालित होने वाला कोई सत्ता नायक सोवियत संघ के पुराने कवच को नए रंग रोगन के साथ धारण किए बैठा हो। वोलोदिमीर जेलेंस्की टेलीविज़न पर एक हंसोड़ की भूमिका अदा करते थे। उनका काल्पनिक किरदार उस टेलीविज़न सीरियल में राष्ट्रपति बन बैठा। यूक्रेन ने उनके उस पात्र को जीवंत कर दिया था। अब वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें हमें लाभ हुआ क्या या हानि क्या हुआ। रूस से छिड़ी लंबी लड़ाई ने वहाँ की अर्थव्यवस्था की जर्जर पोटली की रही बची गांठें तक खोल दी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से शिक्षा मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों के कामकाज पर गौर करने की अपील की। तय है कि वह मुद्दे को और बड़ा करना चाहते हैं। वह तो खासे पढ़े लिखे हैं। वह भूल क्यों गए कि आंदोलन व सियासत में चोली दामन का रिश्ता ज़रूर है, पर हर आंदोलन असरकारी हो यह ज़रूरी नहीं। लोग उन्हें समाज सुधारक की भूमिका में देखना चाहते थे। बेहतर हो खुद को वह वहीं तक सीमित रखें, क्योंकि राजनीति टीवी का कोई शो या कॉकरोच पार्टी जैसी नहीं है। अगर मिसाल ही देनी है तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दीजिए। मेलोनी ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, न ही कोई मजाक किया। उन्होंने सालों तक सड़क पर कड़ा संघर्ष किया, ज़मीनी मुद्दों की राजनीति की, तब जाकर वो इटली की सत्ता के शीर्ष पर तक पहुंची। यानी मेलोनी का संघर्ष सत्ता तक पहुंचाता है। अब फैसला नेताजी को करना है कि उन्हें समाज सुधारक बनना है या महज एक सियासी मोहरा। नेताजी को समझना होगा कि सत्ता सिर्फ रील्स बनाने या बेरोजगारी का मजाक उड़ाने से नहीं मिलती। इसके लिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे दमखम चाहिए, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में राजनीति के गलियारों में कड़ा संघर्ष किया, दूर दक्षिण पंथी राजनीति की जमीन तैयार की और अपने दम पर देश की कमान संभाली। मेलोनी का संघर्ष सत्ता तक पहुंचाता है क्योंकि उसमें जमीनी सच्चाई थी। राजनीति के इस दलदल में हर किसी को पैर नहीं फंसाना चाहिए, वरना जनता जब हिट स्प्रे लेके पहुंचती है तो सब पीछे छूट जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर दूं, मैं प्रदर्शनकारियों के नियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ और ना यह कह रहा हूँ कि जो लोग जंतर मंतर पर पहुँचे थे उनमें से सभी गलत थे। वो चाहते थे प्रदर्शन करें, सरकार ने भी समझा और इजाज़त दे दिया, तो इस तरीके से प्रदर्शन हुआ। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य एक्सप्लेनर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।